आज हम पैराग्राफ नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। इससे पहले आप अबाउट द ऑथर एक वीडियो बना था और उसके बाद अबाउट द ऑथर पे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, उसके बाद टेक्स्ट का बना था 2 वीडियो। अब हम अगला जो लेके आए हैं तीसरा वीडियो इस पे, वो है पैराग्राफ नंबर 7 और आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरा का पूरा डाल दें। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम बोलते जा रहे हैं और उसका हिंदी करते जा रहे हैं। देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा आप इसको। करें दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर ए स्नेयर। देखिए स्नेयर का मतलब होता है फंदा, जाल। तो कह रहे हैं क्या आगे वो महात्मा का, जैसे दो वीडियो जो देख लिए होंगे, आई थिंक उनको ये समझ में आ जाएगा आगे। ये जो पढ़ रहे हैं अभी 12th बिहार बोर्ड का फर्स्ट लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक है। उसमें गांधी जी का ऐसे है और गांधी जी अपने ऐसे में कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में और पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, दोनों के बीच तुलना कर रहे हैं, दोनों के बीच एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए इसमें क्या कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं कि पूर्वज हम लोगों के जो पूर्वज थे आखिर क्यों पश्चिमी सभ्यता की दौर में नहीं शामिल हुआ। और जैसे कि बहुत सारी बातें बताए थे जो हमारे पूर्वज ऐसा नहीं है जो इसलिए मतलब मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे या जानते नहीं थे, लेकिन वो जानते थे जो हम लोग अगर ऐसी चीज़ों के पीछे अपने हृदय को लगाएंगे तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता रहे हैं क्या, सुनिए। और भी कई सारे कारण दिए, उसमें से एक कारण आगे बता रहे हैं कि तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं कि लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहर, जो बड़े बड़े शहर है ना, वर स्नेयर, ये एक जाल की तरह है। स्नेयर है ना, ये जाल, फंदा जिसको बोलते हैं, फर्स्ट फंदा है ना। एंड यूजलेस इनकम्प्रेंस, और बेकार का अतिरिक्त बोझ, ये एक्स्ट्रा बोझ हो गया, अतिरिक्त बोझ, इनकम्प्रेंस। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम, और वे लोग जो हैं वहां पर उन बीच में खुश नहीं है। हाँ, कहाँ खुश नहीं है? तो यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं, वुड बी का प्रयोग हो रहा है, देखो ना, दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम, मतलब वहां जो लोग होंगे ना वो खुश नहीं होंगे उन लोगों के बीच में। किसके बीच में? तो एक अतिरिक्त बोझ जो है और जो जाल फंदा है उनके बीच वो खुश नहीं होंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्ट्स, कर रहे हैं क्या वहां? हाँ, वहां क्या है? चारों लुटेरों के गिरोह होंगे। वुड बी, फिर वुड बी का प्रयोग करें, होंगे। प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस, वैश्यावृत्ति और पाप, ये देखिए, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस, वैश्यावृत्ति और पाप, फ्लोरिशिंग इन दैम, उनके बीच फल फूल रहे होंगे। हाँ, किसके बीच में? वही चोर डाकुओं के बीच में वैश्यावृत्ति और पाप जो है सो फल फूल रहा होगा, ऐसा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? एंड दैट पीपल, एंड दैट, देखिए यहां से ना, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और अमीर लोगों द्वारा गरीब लोगों को लूट लिया जाता होगा। वहां पे बता रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि वहां जो गरीब लोग होंगे ना शहर में, उसे अमीरों के द्वारा लूटा जाता होगा, ऐसा गांधी जी अनुमान कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। अब यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, वे लोग इसीलिए सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसीलिए वे लोग छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। वे लोग इसीलिए कहाँ संतुष्ट थे? छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। यहाँ सेटिस्फाइड, संतुष्ट थे। ठीक है, आगे देखिए अगला लाइन, अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं। दे सॉ दैट, यहाँ पे बड़ा अच्छा भाव व्यक्त कर रहे हैं गांधी जी। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इंफेरियर टू, मतलब किसी चीज से किसी को निम्न करके आंकना। यहाँ पे हो जाएगा किसी चीज से किसी को निम्न करके आंकना, इंफेरियर के साथ टू ही रहता है। तो क्या करें? दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इंफेरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, एंड दे देयरफॉर हेल्ड द sovereigns of the earth the inferior to the rishis and the fakirs। कह रहे हैं क्या? उन्होंने देखा कि राजा और उनकी शक्ति नैतिकता की शक्ति से कमतर है, निम्न है ना। जहां पर नैतिकता की बात होती है वहां पे राजा का शक्ति काम नहीं करता है। किन लोगों ने देखा? हमारे पूर्वजों ने। और इसीलिए उन्होंने पृथ्वी के शासकों को ऋषियों और फकीरों से कम माना। इसीलिए जो धरती के जो शासक है, हाँ, इसको किससे कम माना? तो ऋषि और फकीरों से कम माना है हमारे पूर्वज।
अब देखिए हमारे पूर्वज के नज़र में ऋषि मुनि का जितना वैल्यू था उतना वैल्यू किसका नहीं था, तो राजा महाराजाओं का, हाँ, राजाओं और महाराजाओं का उतना वैल्यू नहीं था जितना कि ऋषि मुनियों का था। और इसीलिए कह रहे हैं क्या, यही सब क्यों ऐसा किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा की शक्ति जो है ना, हाँ, किसके आगे, नैतिकता की शक्ति के आगे कमतर है। यहाँ पे तलवार का मतलब शक्ति होता है। क्यों, गौर करिएगा, पहले एक राजा महाराज जब किसी दूसरे राजा से हार मानता था उसके सामने अपना तलवार रख देता था, मतलब हार मान गया, है ना। तो यहाँ पे शक्ति, तलवार को डाउन कर देना मतलब कम हो जाना शक्ति, और तलवार लहराना मतलब पूरा ताकत दिखाना शक्ति। यहाँ तलवार का मतलब क्या है, स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है, इसका मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others। कह रहे क्या, इस तरह का संविधान वाला एक राष्ट्र, with a constitution like this, इस तरह का संविधान वाला, देखिए with a constitution like this मतलब इस तरह के संविधान वाला, a nation एक राष्ट्र, is fitter to teach others than to learn from others, जो दूसरों को सिखाने के लिए अधिक उपयुक्त है। सीखने की तुलना में, यहाँ पे क्या, fitter to teach, दूसरों को सीखने की तुलना में, यहाँ तक देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स ना, फीटर टू टीच सिखाने की तुलना में, अदर देन टू लर्न फ्रॉम द अदर्स, मतलब यहाँ ये जो है ना, इस तरह के संविधान वाला एक राष्ट्र, हाँ, जहाँ पर दूसरों से सीखने की तुलना में दूसरों को सिखाने के लिए अधिक उपयुक्त है। हमारा जो राष्ट्र है ना, यहाँ पर कैसा है, तो कहते हैं दूसरे से हम ज़्यादा दूसरे से सीखने की बात करते हैं। ठीक है, और हमारा देश जो है ना, बड़ा अजीब देश है। अजीब क्या, बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर कितने सारे भाषाएं हैं, फिर भी देखिए यहाँ पर तो घर में अगर दो आदमी बात नहीं करता है तो कोई भी तीसरा आकर के फूट डाल सकता है। लेकिन हमारा देश देखिए, इतनी सारे भाषाओं होने के बावजूद भी, गौर करिए, जो अगर अभी हमारे देश पर कोई आंख उठाता है तो देखते हैं हम सब किसी भी रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, है ना। बहुत अच्छा कवि, किसी ने कवि लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह के संविधान वाला एक राष्ट्र दूसरों से सीखने की तुलना में दूसरों को सिखाने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। अगला पैराग्राफ कहाँ कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, अगला पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। देखिए आगे आपके सामने, हाँ, करें इस दिस नेशन, यह राष्ट्र, यह देश, हैड कोर्ट्स, अदालतें थीं, लॉयर्स वकील भी थे, एंड डॉक्टर्स और डॉक्टर भी था, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी सीमा के भीतर थे। हाँ, एवरीबडी न्यू दैट, एवरीबडी, देखिए यहाँ पे एवरीबडी, देखिए एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर। और हर कोई मतलब कौन, हर कोई कहने का मतलब यहाँ पे किससे है, हर कोई कहने का मतलब यहाँ तात्पर्य वकील से है, डॉक्टर से है, या किसी प्रकार का जो प्रोफेशन में है उनसे है, कि हर कोई न्यू दैट, जानते थे कि दिस प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, कि ये जो मेरा जो पेशा है ना, व्यक्तिगत तौर पे सबसे बढ़कर नहीं है। हाँ, यानी व्यक्तिगत तौर पे सबसे श्रेष्ठ नहीं है। मतलब होता है ना, बहुत लोग मान लेता है क्या, जब हम क्या कहते हैं डॉक्टर हैं, मतलब हम सबसे, हमारा पेशा सबसे अच्छा है। कोई वकील होंगे तो मान लेंगे क्या, अरे नहीं मेरा पेशा सबसे अच्छा है। कलेक्टर बन जाने के बाद लोग मान लेंगे पर हम जो जॉब कर रहे हैं, मेरा जो वर्क है वो सबसे बेहतर है। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं मानते थे। अब अगला पैराग्राफ देखिए क्या कह रहे हैं। moreover these वकील्स एंड वेद्स, चलिए इसको अंडरलाइन करते हैं। क्या कह रहे हैं, हाँ, moreover these वकील्स एंड वेद्स did not rob people, they were considered people's dependents, not their master। हाँ, स्वामी, मास्टर मतलब क्या होता है, स्वामी। हाँ, करें क्या, इन वकीलों और वैद्यों, इसके अलावे दीज वकील्स, इन वकीलों और वैद्यों ने लोगों को लूटा नहीं, डिड नॉट रॉब पीपल, लोगों को लूटा नहीं। हाँ, उन्हें लोगों पर आश्रित माना जाता था, वो लूटते नहीं थे, वे लोगों पर आश्रित रहा करते थे, ऐसा माना जाता था। ना कि नॉट देयर मास्टर, ना कि उसके स्वामी बनते थे। कौन, वही जो वकील थे, वैद्य थे, इनके बारे में कहा जाता था, ये जो है ना, इनके बारे में क्या व्यक्त था कि इन वकील और वैद्य जो है ना, लोग अपने यहाँ जो पुराने जमाने में वकील और वैद्य जो होते थे वो लोगों को लूटते नहीं थे।
उन्हें लोगों पर आश्रित माना जाता था, उनका स्वामी नहीं माना जाता था। आगे देखें, आगे जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। हाँ, द ऑर्डिनरी, ये अंडरलाइन कर देते हैं, द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। करे क्या, न्याय सहनीय रूप से निष्पक्ष था। न्याय जो है टॉलरेबली मतलब न्याय कभी भी मतलब मुंह देख करके नहीं होता था, ये कई सन आदमी हैं उसको उसी हिसाब से उनके पक्ष में या उनके पक्ष में, ऐसा नहीं हुआ करता था। तो न्याय सहनीय, टॉलरेबल मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करने योग्य। फेयर मतलब क्या होता है, उचित। तो न्याय सहनीय रूप से निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, है ना, सामान्य नियम अदालतों से क्या किया था, अनदेखा, अदालतों के द्वारा अनदेखा कर दिया जाता था। हाँ, आगे क्या कहते हैं, देयर वर नो टॉट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम। वहाँ जो थे कोई ऐसे दलाल नहीं हुआ करते थे, हाँ, दलाल जो लोगों को आकर्षित करे। हाँ, कहाँ पर अभी क्या है, देखिए लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको जो एडवर्टाइज आता है उसको क्या होता है, लोगों को आकर्षित करने के लिए होता है। तो अभी जो बोल रहे हैं और गांधी जी से जो बोले उसमें देखिए, देयर वर नो टॉट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम, मतलब कोई ऐसा दलाल नहीं हुआ करता था जो लोगों को क्या करता था, फंसाता था, है ना, उनको आकर्षित करता था, ऐसा कुछ नहीं था। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। करे क्या, ऐसी कमियां थीं या बुराइयां भी थीं केवल राजधानियों और उसके आसपास ही। हाँ, ध्यान रखिए, ये बुराइयां भी थी लेकिन कहाँ थी, तो राजधानी और उसके आसपास ही देखने वाली चीज थी, मतलब ध्यान देने योग्य थी। मतलब जब आप बड़े उस समय जो बड़ा राजा महाराजा का जो राजधानी होता था, अगर कुछ कमी था तो वही राजधानी इस समय वो कमी देखने को मिलता था। और जनरली जो है सो आपको ऐसी चीजें नहीं मिलता जो लोगों को प्रलोभित करे, लोगों को बहकाए, ऐसा करने वाले लोग नहीं हुआ करते थे। आगे क्या कहते हैं, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फ्लॉयड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। कहने के और सामान्य लोग जुआ करते थे, वो क्या करते थे, हाँ, जिसको आम लोग बोलते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। इसके बाद अगला लाइन जो यहाँ पे जो नीला किया हुआ है वो बहुत अच्छा लाइन है, ये पूछ सकता है, इसलिए इसको मैंने कर दिया है। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, मतलब इसका क्वेश्चन कर सकता है जो हमारे पूर्वज सच्चे गृह जीवन का आनंद कैसे उठाते थे। तो आप समझ सकते हैं वो जो है कैसे उठाते थे, अपने अपने व्यवसाय का, हाँ, बिना कोई किसी के दबाव में आए हुए जो व्यवसाय किया करते थे, अपने अपने पैसा को, किसी व्यवसाय को क्या करते थे, यह इसी से वो अपने गृह जीवन का आनंद उठाते थे, घरेलू जीवन का। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, उन्होंने सच्चे गृह जीवन का आनंद लिया। आगे देखिए, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन so described by its votaries in no part of the world and under no civilization have all men attained। पहले देखते हैं पहला, the Indian civilization as described by me, मेरे द्वारा वर्णित भारतीय सभ्यता का वर्णन करना। इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, भारतीय सभ्यता को जैसे मेरे द्वारा वर्णन किया गया है। हाँ, हैज बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वोटरीज, करे ऐसा ही वर्णन, हाँ, किसके द्वारा, तो करे ऐसा ही वर्णन उसके समर्थकों द्वारा किया गया है। मतलब भारतीय सभ्यता को जैसे दूसरे लोग जो हैं, बड़े बड़े जो भी हैं, भारतीय सभ्यता को जिस प्रकार से गांधी जी ने डिस्क्राइब किया है, गांधी जी कहते हैं कि ऐसा ही डिस्क्राइब इसके समर्थकों, इट्स वोटरीज। देखिए वोटरीज, देखिए वोटर जो होता है कौन होता है, अनुयायी होता है, जो किसी का को वोट देता है, अनुयायी बोलते हैं इसको। तो वही कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता को जैसे कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, ठीक इसी प्रकार से इसके चाहने वालों के द्वारा भी क्या किया गया, वोट देने वाला, वोटरीज, ठीक, अनुयायी के द्वारा भी किया गया है। फिर क्या कहते हैं, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड। कह रहे हैं क्या दुनिया के किसी भी हिस्से में, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और ना ही किसी सभ्यता में। अब आगे देखना होगा इसको ऊपर उठा करके,
हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। हाँ देखिए ना, करें क्या, दुनिया किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता में सभी जो जो लोग रहते हैं ना, जो पुरुष हैं, सभी लोग जो हैं, हाँ सभ्यता के अंदर वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं। मतलब कह सकते हैं जो दुनिया के किसी भी ऐसा हिस्सा में या हिस्सा में जो कोई भी सभ्यता हो, उसका हर एक आदमी परफेक्ट होगा, ये नहीं होता है। हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन मतलब उसका हर एक आदमी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, ऐसा मिलता है, ऐसा नहीं होता है। हर एक आदमी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर क्या कहते हैं, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट द मोरल विंग दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू, देखिए यहाँ पे टेंडेंसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यहाँ तक का लाइन अभी हम मीनिंग बताएंगे, ध्यान रखिएगा। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट, एलिवेट मतलब क्या था, उत्थान करना, ऊपर आगे बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। दैट ऑफ ग्रामेटिकल टर्म है, यहाँ पर जो है तुलना में ऐसा प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, तो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, यहाँ पर दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो मतलब यहाँ किसकी बात कर रहा है, दैट ऑफ क्या, तो द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वही मीनिंग देगा। तो क्या कह रहे हैं, भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, हाँ प्रवृत्ति मतलब समझते हैं ना, जो व्यवहार जो करते हैं, जो चलन होता है, उस चलन की बात कर सकते हैं आप। तो वही करें, भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो है नैतिकता का उत्थान करना, नैतिकता को आगे बढ़ाना, ऊपर उठाना। जबकि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति क्या है, अनैतिकता का दुष्प्रचार करने की है, इमोरल, इमोरलिटी, अनैतिकता का प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मतलब होता है दुष्प्रचार, प्रचार होता है लेकिन कैसा प्रचार, झूठा प्रचार फैलाना, किस चीज का, अनैतिकता का। तो गौर कर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, यहाँ क्या कर रहा है, द टेंडेंसी, दैट ऑफ किसको रिप्लेस कर रहा है, टेंडेंसी को कर रहा है, तो टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिम सभ्यता की प्रवृत्ति। तो भारतीय सभ्यता की एक तरफ प्रवृत्ति क्या है, नैतिकता को ऊपर उठाएगा, अब पश्चिम सभ्यता की प्रवृत्ति क्या है, वो क्या करती है, तो नैतिकता को ऊपर नहीं उठाती है, और नैतिकता का दुष्प्रचार करती है, मतलब अनैतिकता को बढ़ावा देती है। आप देखिए, द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज गॉड बेस्ड ऑन इन गॉड। कह रहे हैं क्या, लेटर फॉर्मर, बड़ा अच्छा चीज यहाँ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेटर, इसमें दो सभ्यता का चर्चा है, एगो पहले एगो बाद में। पहले किसका चर्चा है, पहले भारतीय सभ्यता का चर्चा, और बाद में किसका चर्चा है, बाद में पश्चिम सभ्यता का चर्चा। तो हाँ लेटर मतलब बाद में, यहाँ पे द लेटर मतलब बाद में, हाँ इज गॉडलेस, तो बाद वाला सभ्यता मतलब पश्चिम सभ्यता का चर्चा है। तो यहाँ पश्चिम सभ्यता की बात कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता जो है ईश्वर विहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन इन गॉड, लेकिन जो पूर्व की सभ्यता है, पहले किसका, तो भारतीय सभ्यता, तो वो है जो भगवान पर, जिनको भगवान पर भरोसा है, ईश्वर पर यकीन है, भरोसा है, उस कौन सी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता। तो वही कर रहे हैं, पश्चिम की सभ्यता जो ईश्वर विहीन है, हाँ भारतीय सभ्यता जिनको ईश्वर पर यकीन है, भरोसा है। समझ रहे ना, क्या करें, भारत की सभ्यता का को किस चीज पर भरोसा है, भगवान पर, ईश्वर पर। मतलब हमारी सभ्यता पूर्ण रूप से, भारत की सभ्यता, अपनी सभ्यता जो है पूर्ण रूप से ईश्वर पर डिपेंड करने वाली सभ्यता है। और पश्चिम की सभ्यता क्या है, बिल्कुल ईश्वर विहीन सभ्यता है, वो साइंस वाला है ना, इसीलिए ईश्वर पर भरोसा नहीं करती है। अब आगे क्या करें, ध्यान दीजिएगा, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child cling to the mother's breast। बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिए, इतना, हाँ सो अंडरस्टैंडिंग, इतना समझते हैं और इतना विश्वास करने वाले हैं हम लोग, हाँ इतना समझते हैं और इतना विश्वास करने वाले हैं, हाँ यह भारत के हर प्रेमी को पुरानी भारतीय सभ्यता से चिपक के रहने का व्यवहार करता है, जैसे कि एक बच्चा माँ के स्तन से, माँ के छाती से चिपक कर रहता है, चिपक जाता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, कह रहे हैं कैसो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा समझते हैं ना, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, इतना समझदार है, ऐसा समझदार, ऐसा भरोसा भी है कि इट बिहोव्स ऐसे एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के चाहने वाले हर एक प्रेमी
इस प्रकार से बिहेव करते हैं कि टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कि अपने पुरानी सभ्यता से, भारतीय सभ्यता से बिल्कुल ऐसे चिपक कर रहते हैं, हाँ, हम लोग जैसे कोई बच्चा अपने माँ के छाती से चिपक कर रहता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। अगला है 10वां पैराग्राफ, चूंकि शायद 22 को पैराग्राफ है, ध्यान देना। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। हाँ, मुझे पश्चिम से कोई नफरत नहीं है, मैं पश्चिम से नफरत करने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। क्या कह रहे हैं? मैं पश्चिम से नफरत करने वालों में से नहीं हूँ। पश्चिमी साहित्य से मैंने जो कुछ सीखा है उसके लिए मैं पश्चिमी का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर तो शुक्रगुजार की बात कर रहे हैं, मैं तो धन्यवाद देता हूँ पश्चिम को भाई, कि वहाँ के साहित्य ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसके लिए मैं उसके साहित्य को क्या कहता हूँ? थैंक्स कहता हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, पहले इसको तोड़ते हैं, पहले तोड़ के बताते हैं। But I am thankful to modern civilization, क्या करें, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ कि उसने, यहाँ देखिए क्यों शुक्रगुजार है, मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, कि उसने मुझे सिखाया है। कहाँ गया? टीचिंग मी फॉर दैट, क्या सिखाया? कि यदि आई वॉन्ट, देखिए, आई वॉन्ट इंडिया टू राइज, कि यदि मैं चाहता हूं कि भारत अपनी ऊंचाई तक पहुंचे, राइज टू फुलेस्ट हाइट, अपनी ऊंचाई तक क्या हो, भारत अपनी ऊंचाई तक पहुंचे। आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, इसको पकड़ लेते हैं। तो मैं अपने देशवासियों से क्या करें? तो मैं अपने देशवासियों से मस्ट, अवश्य कहना चाहूंगा स्पष्ट तौर पर कि सालों साल अनुभव के बाद, आधुनिक सभ्यता के सालों साल, वर्षों वर्ष के अनुभव के बाद मैंने जो इससे सीखा है, ध्यान रखिएगा क्या किया है, मैंने जो इससे सीखा है, बढ़िया ना, मैंने इससे जो एक अध्याय सीखा है कि एंड दैट इज दैट वी मस्ट लर्न इट एट ऑल कॉस्ट, कि किसी भी स्थिति में, कि हमको इस किसी भी स्थिति में हर कीमत पर इस सभ्यता से दूरी बना के रखना है। इसको क्या करना है? बहिष्कार करना है। अब देखिए पूरा एक बार यहाँ से यहाँ तक इसको तोड़ के बताए थे, अब यहाँ से बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं कि मैं तो शुक्रगुजार हूं आधुनिक सभ्यता का भी, देखिए ना, थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं आधुनिक सभ्यता का भी कि टीचिंग मी दैट, कि उसने मुझे सिखाया है कि यदि भारत, इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, इसे अपनी ऊंचाइयों के चरम पर पहुंचना अगर है भारत को, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, तो मैं अवश्य बिल्कुल ही अपने देशवासियों को स्पष्ट तौर पर फ्रैंकली कहना चाहूंगा कि सालों साल आधुनिक सभ्यता के सालों साल अनुभवों से मैंने जो सीखा है, और वह है कि दैट इज दैट, और वह है कि वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हमें इसका बहिष्कार करना होगा या इससे दूरी बना कर रखना होगा। अब आगे देखिए क्या करें, 11वां पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। What is that modern civilization? आधुनिक सभ्यता क्या है? It is the worship of the material. यह वस्तुओं की पूजा है। यह क्या है? वस्तुओं की पूजा है। It is the worship of the brute in us. यह वस्तुओं की पूजा, यह हम में जंगलीपन की पूजा है। यह शुद्ध भौतिकवाद है, एकदम हमारे अंदर की जो जंगलीपन है उसकी पूजा है, ब्रूटिनस। इट इज अनएडुलेटेड मैटेरियलिज्म, मतलब शुद्ध भौतिक, देखिए अनएडुलेटेड मैटेरियलिज्म, मतलब यहाँ अनएडुलेटेड मतलब क्या होता है? अनएडुलेटेड मतलब होता है लापरवाही से किया जाने वाला जो
किसी वस्तु का जो प्रयोग होता है, मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद का, तो वही कह रहे हैं यह शुद्ध भौतिकवाद है। हाँ, आधुनिक सभ्यता और कुछ भी नहीं, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और कुछ भी नहीं। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द मटेरियल और ट्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, कह रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता और कुछ भी नहीं है, आधुनिक सभ्यता और कुछ भी नहीं। अगर यह भौतिक सभ्यता से कि जो होने वाली जो जीत है वस्तुओं की भौतिक पर, एक बार फिर समझिए, हर एक कदम, और कुछ भी नहीं है, हर एक कदम जो वस्तु भौतिक सभ्यता, देखिए मटेरियल सिविलाइजेशन, भौतिक सभ्यता की जीत, भौतिक सभ्यता की जीत के हर एक स्टेप को अगर नहीं समझे तो और ये कुछ भी नहीं है। मतलब क्या, हमारी सभ्यता पे भौतिक, ये जो सभ्यता है मॉडर्न सिविलाइजेशन, उसको भौतिक सभ्यता के रूप में कहा जा रहा है। और कह रहे हैं क्या ये जो सभ्यता है यह कुछ भी नहीं है, ये है भौतिकवादिता का विजय। इसमें भौतिक, ट्रम्प ऑफ मटेरियल, वस्तुओं की जीत है, इसमें वस्तुओं की क्या है, जीत है। और अगर हम उस जीत, एवरी स्टेप ऑफ द, अगर हर एक कदम जो वस्तुओं की जीत की जो कदम, उसके बारे में अगर नहीं सोचे तो और कुछ भी नहीं है। ये है क्या, तो आगे ये जो बता रहा है, आगे वो जो सिविलाइजेशन क्या बता रहा है, कह रहा है क्या, एन अनएडुलेटेड मटेरियलिज्म है। ये क्या है, अनएडुलेटेड मटेरियलिज्म, मतलब क्या, लापरवाही से वस्तुओं की जाने वाली पूजा, या कह सकते हैं अभी जस्ट मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये अति भौतिकवाद है। अति भौतिकवाद मतलब भौतिक, मतलब वस्तुओं का बहुत लापरवाही से प्रयोग किया जाना, शुद्ध भौतिकवाद कह सकते हैं इसको, अति भौतिकवाद भी कह सकते हैं। इसके आगे क्या कह रहे थे, जो हमारे अंदर का जो जंगलीपन है ना, उसकी पूजा। सब कुल मिला के क्यों कह रहे हैं, जंगली ब्रूटीनस, हमारे अंदर जंगलीपन है, किस चीज के लिए, तो वस्तुओं के जो लापरवाही से हम प्रयोग करते हैं उसके लिए जो जंगलीपन है। मतलब देखते हैं किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को, अपने आराम के लिए वस्तुओं का प्रयोग करते जा रहे हैं, अपना आराम चाहिए, है ना, उसी को बोल रहे हैं जंगलीपन कहा जा रहा है। और क्या, अब आगे देखिएगा पैराग्राफ नंबर 12, इट इज परहैप्स unnecessary if not useless to weight the merit of the two civilization, कह रहे क्या, दो सभ्यताओं के गुणों को तौलना, दो सभ्यताओं गुणों को तौलना यदि बेकार नहीं हो तो शायद अनावश्यक है। कह रहे इट इज परहैप्स अननेसेसरी, यह संभवतः अनावश्यक है, इफ नॉट यूजलेस, अगर यह बेकार नहीं है, टू वेट द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, कि दोनों ही सभ्यता के जो गुण है उसके आधार पर न तोले तो। ठीक है, आगे क्या करें, इट इज लाइकली दैट, यह संभव है कि द वेस्ट हैज इवॉल्व अ सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings, कह रहे यह संभव है कि पश्चिम ने जो सभ्यता विकसित की है वह वहां के आबोहवा और पर्यावरण के लिए क्या है, उपयुक्त हो सकता है। एंड सिमिलरली, और ठीक वैसे ही, वी हैव अ सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशंस एंड, और हमारा भी अपना सभ्यता है जो हमारे कंडीशन को सूट करता है, मतलब हमारे आबोहवा के लिए सही है ये। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव एस्फीयर, और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं क्या, पश्चिम की सभ्यता अपनी जगह सही है और भारतीय सभ्यता अपनी जगह सही है। फिर आगे क्या करें, पैराग्राफ नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला है पैराग्राफ नंबर 30, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन is an indefinite multiplicity of human wants, the characteristic of यहाँ तक तो ही गया, तो चलिए द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखिए डिस्टिंग्विशिंग तुलनात्मक जो है ना, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे विशिष्ट विशेषता मीनिंग आएगा ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की, आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता क्या है, इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये क्या है, तो कह रहे हैं क्या, मानव आवश्यकताओं की अनिश्चित बहुलता, मानवीय जो आवश्यकता है उसका कैसा बहुलता, अधिकता, तो अनिश्चित,
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड रिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्राचीन सभ्यता की विशेषता इन आवश्यकताओं पर एक अनिवार्य प्रतिबंध और एक सख्त नियम से है, एक सख्त लगाम से है। हाँ, तो देखिए पश्चिम की सभ्यता का जो आपने देखा, क्या देखा? विशिष्ट विशेषता जो देखा, और वही विशेषता कौन सी सभ्यता की? तो आधुनिक सभ्यता का देखा। पश्चिम की सभ्यता का विशेषता क्या था? वो था जो पश्चिम की सभ्यता का था जो चाहतों की बहुलता, न खत्म होने वाली चाहतों की बहुलता। और हमारा अपनी सभ्यता जो पुरानी सभ्यता है, एंशिएंट सभ्यता, उसकी क्या थी? हाँ, तो उसका क्या था? तो उसका था जो उन चाहतों पे लगने वाला लगाम और प्रतिबंध, अनिवार्य प्रतिबंध। अब इतना भी ज्यादा नहीं, लेकिन अनिवार्य, जितना जरूरी उतना। हाँ, समझ है ना? आगे देखिए क्या कर रहे हैं। द मॉडर्न और वेस्टर्न, इसको हटा देते हैं, फिर पूरा वो लाइन आने दीजिए। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनस्टेबलनेस arises really from want of living faith in future state and therefore also in divinity। क्या कह रहे हैं? आधुनिक या पश्चिम अतृप्त वास्तव में भविष्य की स्थिति में और इसीलिए देवत्व में भी विश्वास की कमी से उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्या? द मॉडर्न और वेस्टर्न मतलब आधुनिक या पश्चिम, है ना? आधुनिक या पश्चिमी अतृप्त इनस्टेबलनेस arises really from want of living in faith। क्या कर रहे हैं? अतृप्त वास्तव में भविष्य की स्थिति में और इसीलिए देवत्व में भी विश्वास की कमी से उत्पन्न होती है। अब यहां क्या कर रहे हैं? द रिस्ट्रेन, यहां पे आपको कुछ समझना है, देख लीजिएगा। इनस्टेबलनेस, अस्थिरता, अतृप्तता कह सकते हैं, arises से उससे बाहर निकलना, रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग इन फेथ, मतलब भविष्य की चाहतों, जो अतृप्त चाहत है, हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। आगे क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आगे कह रहे हैं द रिस्ट्रेन ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन arises from a belief of in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। अब क्या कह रहे हैं? प्राचीन या पूर्व की सभ्यता मतलब एंशिएंट सभ्यता या पूर्व की सभ्यता, हाँ, का संयम एक विश्वास से उत्पन्न होता है। पैसेंस का किस होता है? एक विश्वास से उत्पन्न होता है, अक्सर स्वयं के बावजूद भविष्य की स्थिति में और एक देवीय शक्ति के अस्तित्व, हाँ, में है, देवीय शक्ति के अस्तित्व में है। एक बार फिर समझ लीजिए। द रिस्ट्रेन ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन arises from a belief often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। प्राचीन सभ्यता या पूर्व की सभ्यता का संयम, हाँ, क्या कर रहे हैं? संयम एक विश्वास से उत्पन्न होता है, बिलीफ से उत्पन्न होता है, राइजेस फ्रॉम बिलीफ, ठीक है। और अक्सर स्वयं के बावजूद भविष्य की स्थिति में, हाँ, एक दैवीय शक्ति के अस्तित्व में है। भविष्य के स्थिति में, भविष्य में जो है ऊपर वाले के शक्ति पर वो भरोसा में है, उनके शक्ति पर, ऊपर वाले की शक्ति पर यकीन में से निकलता है इस सभ्यता का अस्तित्व, संयमता, संयम। चलिए आगे देखते हैं। I can some of the immediate and a brilliant result of modern inventions are too maddening to resist। देखिए कहाँ से? Some of the immediate, हाँ, and brilliant result of modern inventions are too maddening to resist। कह रहे हैं क्या? कुछ आधुनिक आविष्कारों के कुछ आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्कालिक और शानदार परिणाम, क्या है? सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस। आधुनिक जो आविष्कार हुआ है उसका जो तात्कालिक जो कुछ शानदार परिणाम जो आया है, क्या करें? अ टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। ये हमें क्या करता है? विरोध पैदा करता है, हमें परेशान हमें परेशान करता है, हमें रोकता है, रेसिस्ट करता है। आगे देखिए, बट आई हैव,
no manner of doubt that the victory of man lies in the resistance. लेकिन मुझे कोई हिचक नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य की जीत उस प्रतिरोध में निहित है। हाँ, मतलब क्या, यह हमें क्या करता है, जो आधुनिक कुछ आविष्कार जो नया नया हुआ है वो हमको अपनी ओर खींचता है। हाँ, वो जो है हमें कह सकते हैं उसका हमको परेशान, मतलब हमको इस जीवन में जो परेशानी उत्पन्न करता है इस लाइफ में। लेकिन गांधी जी स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं क्या, लेकिन वो जो अपने आप पर जो हम रोक रहे हैं, जो हम अपने आप पर लगाम लगा रहे हैं, उससे परेशानी हो रही है। उधर से आकर्षण आ रहा है, उस अगर हम उधर नहीं ध्यान दे रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी तो होती है। लेकिन कह रहे हैं क्या, वास्तविक में गांधी जी कह रहे हैं क्या, कि कोई संदेह नहीं, जो मनुष्य की जीत जो है उस प्रतिरोध में ही निहित है। अपने आप को उधर जाने से रोकने में जो कष्ट होता है, चलो उसी कष्ट में, उसी प्रतिरोध में निहित है मनुष्य का जीत। We are in danger of by tearing away the permanent good for a momentary pleasure. कह रहे हैं क्या, हम लोग जो है ना, हाँ, हम लोग बहुत ही खतरे में है, बहुत ही डेंजर स्थिति में है। क्यों? तो कह रहे हैं क्या, हम लोग क्षणिक सुख के लिए जो अस्थाई अच्छाई है उससे दूर जा रहे हैं। हम उसको अदला बदली कर रहे हैं, हम उस पर मोल भाव कर रहे हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए हम अस्थाई जो सुख है उससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। ये खतरा में हम लोग हैं, अभी बहुत ज़्यादा खतरा में है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध करते हैं, खतरा में जाते हैं। गांधी जी सबका जो है ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखे हैं, लेकिन समझने के लिए भी चाहिए ना वो उस प्रकार का। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर marvelous discoveries in things of religion, of the spirit of the soul. क्या कह रहे हैं, इसको अंडरलाइन करके देखिए पूरा पैराग्राफ देखिए। कहते हैं जिस प्रकार पश्चिम ने बहुत अच्छा खोज किया, तो उसी प्रकार से हमने भी उसने क्या किया, भौतिक वस्तुओं में खोज किया, हाँ, वस्तुवाद में खोज किया। हम लोग जो है सिमिलरली, हम हिंदू जो है बिल्कुल वैसे ही क्या किए, मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज, और भी ज्यादा आश्चर्यजनक खोज किए। किसमें? धर्म, आत्मा, हाँ, आत्मा की चीजों में अद्भुत खोज किए, हम भी मार्वलस खोज किए। वो क्या, भौतिकवाद में, वस्तुओं में खोज। हम कहाँ खोज किए? हम हिंदू, तो हम जो है ना हिंदुइज्म जो है हम खोज किए, हम भारतीय लोग खोज किए, धर्म बनाए, है ना, आत्मा बताए, आत्मा के बारे में पता किए, और ऐसे ही आत्मा की चीज़ों में भी और कई प्रकार की चीज़ों का अद्भुत खोज किए हम। फिर क्या कर रहे हैं, बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड अपाइन डिस्कवरीज। करें, लेकिन हमारे पास आंखें कहाँ हैं? लेकिन हमारे पास इन महान बेहतरीन खोजों को देखने के लिए आँख कहाँ? हम जो देखेंगे सो आँख है, मतलब वैसे आँख चाहिए ना देखने के लिए। सही बात है, आत्मा परमात्मा की बात करेंगे तो उसके लिए सिंपल नहीं होता, उसके लिए आपके पास आंखें चाहिए, है ना, वो हमारे पास नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है, तो वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। एक्चुअली में दरअसल बात क्या है, तो कह रहे हैं क्या, पश्चिम विज्ञान ने जो भौतिक प्रगति की है ना, उससे हम चकित हैं, उसमें हम लोग जो है ना खो गए हैं। अपना हमारे जो पूर्वज किए हैं ना, उसको हम लोग भूल गए। पश्चिम के लोगों ने जो वस्तुओं में खोज किया, हम उसी में चौकाचौंध में रह गए हैं, हाँ, उसमें हम खो गए हैं। आई एम नॉट इनएमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। करें कि हम प्रभावित नहीं है, हाँ? मुझे उस प्रगति का मोह नहीं है, मुझे कोई उसके प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। कौन सा? पश्चिम की प्रगति से हमें उसका मोह नहीं है। फिर क्या करें, इनफैक्ट इट इज ऑलमोस्ट सीम्स एज दाउ गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स so that it might fulfill its special mission of resisting the urges of materialism। क्या कर रहे हैं, सचमुच, है ना, वास्तव में ऐसा लगता है, इट ऑलमोस्ट सीम्स, लगभग ऐसा लगता है, एज दाउ गॉड इन हिज विजडम, कि भगवान थे। हम भारतीयों के बुद्धि में भगवान का वास था, हाँ, जो हैज प्रिवेंटेड इंडिया, जो भारत को रोका,
हाँ, ईश्वर ने क्या किया, हम भारत की बुद्धि में बसे ईश्वर, और उस दिशा में आगे बढ़ने से क्या कर दिया हमको, हाँ, तो प्रिवेंटेड रोका इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइंस, उस प्रगति के लाइन में बढ़ने से रोका। मतलब बाकी सब क्या गया, वस्तुओं की तरफ गया, लेकिन भारत को उधर जाने से रोके। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दिमाग, हमारे बुद्धि में भगवान का वास था, इसीलिए हम लोग उधर नहीं बढ़े। उसके पीछे क्या था, एक खास मिशन था, है ना, सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द अनरस ऑफ मटेरियलिज्म। कह रहे हैं क्या, ऐसा लगता है कि ईश्वर जो भारत की बुद्धि में वास करते थे, हाँ, और भारत की बुद्धि में वास करके भारत को जो है हम भारतीयों को उस दिशा में आगे बढ़ने से रोक दिया है। हाँ, ताकि काहे रोक दिया है, ताकि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन, ताकि वह भौतिकवाद के खिलाफ जो है एक हमला करे। हाँ, क्या करे, भौतिकवाद के खिलाफ, सॉरी मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, सो दैट इट माइट फुलफिल स्पेशल मिशन, मतलब ये खास मिशन को पूरा करे। कौन सा खास मिशन है, ऑफ रेसिस्टिंग द अनरस ऑफ मटेरियलिज्म। हाँ, वो है भौतिकवाद का जो बहाव है उसको कल के समय में या जब ज्यादा जरूरत पड़े तो उसे रोके, उसको जो है ना, उस पर जब पूरा दुनिया भौतिकवाद के बहाव में बहने लगे और पता चले जो लोग वस्तुओं के पीछे इतना पागल हो गया, दिन रात बेचैन रहता है, खुशी की तलाश में पूरा दुख भरा जीवन जी रहा है, उस समय दुनिया को सही पाठ पढ़ा सके कौन, हम भारतीय। इसीलिए शायद यही खास मिशन था जो ईश्वर जो हमारे वास करते थे हमारे बुद्धि में, और हमारे बुद्धि में वास करते थे, और हम लोग जो है सो उस दिशा में आगे नहीं बढ़े। आगे क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आखिरकार, हाँ, कुछ तो था भारतीयता में, या कहते हैं हिंदू में ऐसा है जिसमें कुछ तो था, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो अब तक ये है, क्या है, अब तक ये हमारी सभ्यता जीवित है, अलाइव, जीवित है। क्यों ऐसा कह रहा है गांधी जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ देखिए ना, इसकी बराबरी की जितनी भी सभ्यताएं थी, भारत जो है ना, जिस सभ्यता से, मतलब भारतीय सभ्यता जितना पुराना था ना, लगभग आगे जब पढ़िएगा तो पता चलेगा, अभी भी लगभग उसी को जी रहा है इंडिया। जब गांधी जी लिखे थे उस समय की बात है, अभी की बात नहीं है, अभी तो बहुत बदलाव हो गया है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, सीरियन, पर्शियन, इजिप्टियन सिविलाइजेशंस। करे क्या, ये जो भारत जो है सबका क्या रही है, प्रत्यक्षदर्शी रही है। इसने बेबीलोनिया, सीरियाई, हाँ, फारसी और मिस्र की सभ्यताओं का पतन देखा है, भारतीय, ठीक है। करें क्या, कास्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए, हाँ, अपने चारों ओर कास्ट डालना, नजर डालना, लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। वेयर इज रोम, कहाँ है रोम, एंड वेयर इज ग्रीक, कहाँ है ग्रीक। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन, और रेदर द एंशिएंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। क्या कह रहे हैं, अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए, डालें, देखिए कहाँ है रोम, कहाँ है ग्रीस। क्या आप आज कहीं भी गिब्बन का इटली या प्राचीन रोम ढूंढ सकते हैं। और रोम जो है ना, वही इटली है ना, वही रोम थी पहले। इटली जो है पहले क्या थी, रोम थी। और गिब्बन कहाँ का था, सभ्यता इटली का, मतलब रोम की सभ्यता था, और जो इटली का सभ्यता है। आगे देखें, शिट, पैराग्राफ नंबर 18 चलेगा, 17 तक हो गया है। यस, गो टू ग्रीक, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। देन कमिंग टू इंडिया, लेट one go through the most ancient records and then look around you, and you would be concentrate to say, yes, I see here ancient India still living। करें क्या, ग्रीक जाइए, और वहाँ का जो सबसे ग्रीक जाइए, हाँ, और विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन जो था, हाँ, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का था, ग्रीक का था। उस पता करिए वो प्रसिद्ध सभ्यता है कहाँ है, और तब भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, सबसे पुराना जो प्राचीन अभिलेख है उसको एक बार देखिए, रिकॉर्ड्स उसको उल्टाइए, लुक अराउंड यू, तब अपने चारों नजर दौड़ाइए, एंड यू वुड बी, तो और अचानक आप विवश होकर कह पड़ेंगे, क्या कहेंगे अचानक कि हाँ, यस आई सी
हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, हाँ हाँ मैं यहाँ प्राचीन भारत को अभी भी जीवित देख रहा हूँ, यही कह पाइएगा। अगर आप यहाँ के सबसे पुराना अभिलेख जो है उसको अगर आप देखिएगा तो आप स्वतः देखने के बाद चारों तरफ नजर दौड़ाइएगा, पहले देख लीजिए पुराने ज़माने में जो हल्कू वाला कहानी या उससे पुराना का कोई कहानी देखिए, जो उस समय का माहौल था उसी हिसाब से कहानी लिखा जाता था। उसको पढ़ने के बाद जब आप यहाँ देखिएगा चारों तरफ, हाँ अभी तो उन्हें जीवन जी रहा है सब, मतलब अभी भी पुराना भारत जीवित है, हम देख सकते हैं जब भी पुरानी भारत यहाँ पर जीवित है। आगे क्या करें, ट्रू देयर वर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर्स buried अंडर देम। कहे सचमुच यहाँ वहाँ चारों तरफ, चारों तरफ क्या है, यहाँ सच में यह गोबर का ढेर है, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स buried अंडर देम, लेकिन उसके अंदर एक समृद्धि का खजाना भी गड़ा हुआ है। ठीक है, एंड द रीजन व्हाई इट has survived is that the in which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। क्या कह रहे हैं, और इसके जो भारतीय एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड, ये जो भारत जो अभी तक जीवित रह गई इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म जो है ना, सेट बिफोर इट वाज नॉट, हिंदू धर्म जो है ने जिस लक्ष्य को अपने सामने रखा है वो भौतिकवाद नहीं आध्यात्मिक तर्ज पर विकास था। क्या था वो, भौतिकवाद नहीं था, आध्यात्मिक अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल, यहाँ पे मिस्टेक है, यस मतलब आध्यात्मिक वाद पर विकास का तर्ज था। अपने यहाँ जो था ना भौतिकवाद के तर्ज पर विकास नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था, अपने इधर जो था स्पिरिचुअल लाइंस मतलब आध्यात्मिकवाद के बाद से अपने डेवलपमेंट अपने यहाँ था सिस्टम। हम लोग भी डेवलप करते थे लेकिन वस्तुओं को नहीं, वस्तुओं से नहीं, अध्यात्म से करते थे, आध्यात्मिक बात। फिर क्या कह रहे हैं, आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल। करें हमारी सभ्यता हमारा संस्कृति आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर हमारी संस्कृति, आवर स्वराज्य हमारा स्वराज्य, नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, ये जो है ना हमारी चाहतों पर निर्भर नहीं करता है, सेल्फ इंडल्जेंस है ना, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल। करें हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर नहीं, आत्मभोग पर नहीं निर्भर करता है, बल्कि इच्छाओं को सीमित करने आत्मनिषेध पर निर्भर करता है। सेल्फ इंडल्जेंस आत्मभोग, और ये ना रिस्ट्रिक्टिंग सेल्फ डिनायल, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो था सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब था आत्मभोग और सेल्फ डिनायल का मतलब क्या था, आत्मनिषेध। आप लिख सकते हैं ये हो गया आत्मनिषेध और ये हो गया आत्मभोग। तो हमारी सभ्यता जो था ना किस पर डिपेंड, हमारा स्वराज्य हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति हमारे चाहतों के बहुलता चाहतों के गुणन और न ही आत्मभोग पर निर्भर करता है, बल्कि यह निर्भर करता है किसी पर, आत्मनिषेध पर निर्भर करता है। आगे देखिए, European civilization is no doubt suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it। कह रहे हैं क्या, निस्संदेह यूरोपीय सभ्यता यूरोपीय लोगों के लिए उपयुक्त है, लेकिन अगर हम इनकी नकल करने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब भारत के लिए बर्बादी होगा। देखिए यहाँ पर जो बता रहे हैं इसको एक बार फिर समझ लीजिए, यूरोप की सभ्यता नो डाउट निस्संदेह सुटेड फॉर द यूरोपियंस, वो यूरोप के लिए उचित होगा, लेकिन इट विल बी मीन, इसका मतलब यह है र्यून फॉर इंडिया कि भारत को बर्बाद कर देगा अगर, लेकिन कब करेगा, इफ वी डिवोर टू कॉपी इट, अगर हम इसको नकल करने की कोशिश किए, अगर हम लोग पश्चिम की सभ्यता को नकल करने की कोशिश किए तो गांधी जी कर रहे हैं तो वो हम लोग भारत की सभ्यता को क्या करेगा, बर्बाद करके रख देगा। वही हुआ ही, इसमें कहना क्या, गांधी जी जो बोले वो हो गया। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, है ना। करें क्या, इसका मतलब ये भी नहीं है, करें ना यहाँ पे, दिस इज नॉट टू से, हम ये नहीं कहते कि वी मे नॉट एडॉप्ट, कि हमें वो चीज एडॉप्ट नहीं करना चाहिए जो भी अच्छी चीजें हैं पश्चिमी सभ्यता में, या जो अच्छी चीजों को हम आत्मसात करने में सक्षम हैं उसे हम अस्वीकार करें, उसे हम नहीं अडॉप्ट करें। हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहते हैं
लेकिन यहाँ पे क्या करें, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वट एवर इविल माइट हैव क्रिप्ट इनटू। लेकिन वही फिर कह रहे हैं क्या, इसका मतलब ये भी नहीं है ना, कि जो जो उसमें गलत है ही नहीं, किसमें, पश्चिम की सभ्यता में जो भी है सब अच्छा ही है, हाँ उसे हम स्वीकार कर लें, ऐसा भी नहीं है। मतलब पहले तो कह रहे हैं क्या, पहले कह रहे हैं क्या, हम ये नहीं कहते जो पश्चिम की सभ्यता में जो अच्छी चीज़ें हैं उसे नहीं लें। जैसे मेडिकल की लाइन उसका अच्छा था तो हमको मेडिकल ले लेना चाहिए, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो अगर मेडिकल अच्छा है तो सब कुछ अगर बढ़िया होगा, हाँ ऐसा भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं क्या, इसका मतलब ये नहीं है। और कह रहे हैं यहाँ पे कि बहुत कुछ ऐसा है उसको उसमें जिसमें सुधार की जरूरत है ना। यूरोपीय लोगों को इसमें शामिल कर इसकी बुराइयों को देखना होगा, जो भी उसके अंदर जो बुराई है उस यूरोपियन लोगों को समझना होगा उस बुराइयों को। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, दिस इंसिडेंट सर्च फॉर मटेरियल comforts and their multiplication is such an evil, and make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। इतना बड़ा है, इसको अब तोड़ेंगे। क्या कर रहे हैं इसको देखिए थोड़ा ठीक से। द इंसिडेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, करें क्या, भौतिक इंसिडेंट ना खत्म होने वाली सर्च खोज, पूरा यहां तक जाता है। द इंसिडेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, करें क्या, भौतिक सुख सुविधाओं की निरंतर खोज, लगातार उसका खोज। एंड देयर मल्टीप्लीकेशन, देखिए देयर मल्टीप्लीकेशन और उसकी गुणन, इज सच एन इविल, यह ऐसा बुराई है, यह एक ऐसी बुराई है। और आई मेक बोल्ड टू से, और मैं बहुत ही साहस के साथ कह सकता हूं कि यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, कि यूरोपीय लोगों को स्वयं अपने दृष्टिकोण को फिर से क्या करना होगा, तैयार करना होगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लैब्स, यदि वे उन सुख सुविधाओं के बोझ के नीचे नष्ट नहीं होंगे जिनकी वे गुलाम बन रहे हैं। मतलब ये बात उनको सोचना पड़ेगा कि वो जो यूरोपियन लोग जो है ना, लगातार वस्तुओं के जो खोज में लगल है ना, ना खत्म होने वाला जो खोज है उनका, जो लगातार लगा हुआ है, भौतिक सुख सुविधा जो निरंतर खोज कर रहे हैं ना, उनका गुण जैसे लगातार कि मैसेज कर रहा है भाई, हाँ तो क्या कर रहे हैं, लगातार जो वस्तुओं की खोज में जो लगे हुए हैं ना, उसमें मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ ये एक कमी है उसकी सभ्यता का, जो है ना एक बैड पार्ट है। जो हो गया आराम के लायक, जितना चाहिए उतना हो गया हमको ना, तो ज्यादा उधर नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा जाता है ना, आप ज्यादा जाते हैं तो क्या होता है ना, आप उसके गुलाम बन जाते हैं। और ये आपको समझना होगा, ये आपको किसको कह रहे हैं, यूरोपियन को कह रहे हैं। ये आपको समझना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है हमको गुलाम नहीं बनना है, उन आराम के चक्कर में वस्तुओं के गुलाम नहीं बनना है हमको। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग बट आई नो दैट, करें कि हो सकता है, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, कि मेरा पढ़ा हुआ गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि भारत जो है ना, उस दिशा अगर वो उसके पीछे जाता है, पश्चिम सभ्यता के साथ चलता है, तो वह एक ऐसे दिशा में जा रहा है जहां पर उसकी सभ्यता का अंत होना निश्चित। यहाँ पे कोर्ट सर्टेन डेथ, गोल्डन फिश की बात हो रही है, एक ऐसी मछली की बात हो रही है जो बीच समुद्र में रहता है और उसके चारों तरफ ऐसे खतरनाक शार्क मछली जो है ना वास करता है। शार्क मछली जो जिसके पास जाते ही आप जो है ना वहां पहुंचने की कोशिश भी करिएगा अगर, तो आप गए काम से मतलब क्या, शार्क मछली आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइलेंट कर देते हैं।
ध्यान दीजिएगा आप। हो गया? चलिए फिर क्या करें, इट मे बी दैट, हो गया ना। अब क्या करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गोल सर्टेन डेथ के बाद क्या हो रहा है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर। चलिए हम अपने हृदय में एक पश्चिम के दार्शनिक की कही गई बातों को क्या करते हैं, जगह देते हैं, इनग्रेव्स करते हैं, उनके अपने हृदय में बैठा लेते हैं। हाँ, ये हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श वाक्यों को उकेरें या उसको बैठा लें। फिर क्या करें, वो बात क्या है पश्चिमी दार्शनिक का, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। ये किसने कहा, पश्चिम के फिलोसफर ने। एक हफ्ते को यह क्वेश्चन हो सकता है, जो वेस्टर्न फिलोसफर पश्चिम के दार्शनिक ने क्या कहा, सादा जीवन और उच्च विचार। ठीक है, दैट, ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि हु सेड प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, दे देगा इंडियन फिलोसफर महात्मा गांधी, नेहरू जी, वेस्टर्न फिलोसफर, तो वेस्टर्न फिलोसफर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, टुडे it is certain that the millions cannot have high living and we the few who profess to do the thinking for the masses। क्या कह रहे हैं, पर यहाँ तक देखिए, टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, लाखों ऐसे हैं जिनका जीवन शैली उच्च नहीं है। हाँ, एंड वी, आगे क्या कर रहे हैं, और हम कुछ, द फ्यू, और हम कुछ, हु प्रोफेस, क्या कर रहे हैं, जो जनता के क्या करते हैं, प्रोफेस कर रहे हैं उनके पक्ष में, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस। हम में से मतलब हम लोग कुछ ही ऐसे हैं जो जनता के लिए, हाँ, उनके लिए सोचते हैं। हाँ, किसके लिए सोचते हैं, सोचने की दावा करते हैं, सोचने का दावा करते हैं, किसके लिए, जनता के लिए। रन द रिस्क, और ये कर क्या रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं, इन वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग और मिसिंग हाई थिंकिंग। और उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रिस्क ले रहे हैं, किस चीज का, मतलब कुछ ही ऐसे हैं जो अच्छा मतलब हाई थिंकिंग रखते हैं, और हम वो लोग भी क्या कर रहे हैं, तो वो रिस्क ले रहे हैं, क्या कहा के लिए, अपने जीवन शैली को ऊंचा बढ़ाने के लिए अपने सोच को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं अपने सोच को, मिसिंग हाई थिंकिंग, उच्च सोच को खो रहे हैं, काहे के लिए, उच्च जीवन शैली जीने के लिए। गांधी जी कह रहे हैं क्या, एक तो भाई लाखों ऐसा लोग हैं, हाँ, लाखों लोग के पास उच्च जीवन नहीं हो सकता है। हाँ, अब लाखों लोगों के पास उच्च जीवन हो नहीं सकता है, और हम कुछ ही हैं जो जनता के लिए सोचने का दावा करते हैं, उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में उच्च सोच को खोते जा रहे हैं हम, जो भी हैं सो। तो इसमें पैराग्राफ देखिए अब इसको, द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द multiplication but in the deliberate and a voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service। क्या करें, सभ्यता, civilization in the real sense of the term, शब्द के वास्तविक अर्थ में, civilization शब्द जो है ना, एक टर्म के वास्तविक अर्थ में, consist not in the multiplication but in the deliberate and a voluntary restriction of wants। करें कि गुण में नहीं बल्कि इच्छा के जानबूझ और स्वैच्छिक प्रतिबंध में शामिल है। सभ्यता वास्तविक टर्म में कहाँ है, क्या है, तो करें कि सभ्यता वास्तविक टर्म में जो है, अर्थ वास्तविक टर्म जो सभ्यता का अर्थ है, गुण में नहीं बल्कि इच्छा के जानबूझकर स्वैच्छिक प्रतिबंध में निहित है। हम अपने ऊपर जो प्रतिबंध लगाते हैं, इसमें सभ्यता हमारी जो है ना निहित है। फिर क्या कहते हैं, दिस अलोन increases and promotes contentment, real happiness and capacity for services। क्या कह रहे हैं, क्या यह अकेले संतोष, वास्तविक खुशी, इनक्रीज, प्रमोट्स एंड कंटेंटमेंट, मतलब संतुष्टिजनक वास्तविक खुशी
और सेवा की क्षमता को बढ़ाता है। कैपेसिटी, यहाँ देखिए, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विसेज, सेवा की क्षमता को बढ़ाता है और वास्तविक खुशी जो है ना देता है। समझना भाई क्या कहता है? तो पूरा लाइन का पूरा भाव समझ। सिविलाइजेशन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटियरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। सभ्यता, एक सभ्यता जो है शब्द के वास्तविक अर्थ में, सभ्यता शब्द जो है उसका वास्तविक अर्थ में गुण में नहीं, अर्थ में, बल्कि इच्छा के जानबूझकर और स्वैच्छिक प्रतिबंध में शामिल है। बस में डेलिब्रेट एंड मल्टीप्लीकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटियर रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। स्वैच्छिक, यहाँ जो ना वॉलंटियरी मतलब स्वैच्छिक हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद अभी जस्ट बोल क्या है, दिस इज अलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट। ये जो है सो अकेले क्या करती है, अकेले संतुष्टि जो है कंटेंटमेंट, वास्तविक खुशी और सेवा की क्षमता को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। अब आगे देखिए 24वां पैराग्राफ। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव अ certain level above a certain level it becomes a hindrance instead of help। क्या कर रहा है? certain degree of physical harmony and comfort is necessary। करें क्या? कुछ हद तक शारीरिक सामंजस्य और आराम आवश्यक है। नेसेसरी है फिजिकल हार्मोनी, शारीरिक सामंजस्य, कंफर्ट और आराम। ये हार्मोनी मतलब सामंजस्य बैठाना, शरीर को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देना, कंफर्ट मतलब आराम। शारीरिक आराम और कंफर्टनेस दोनों ही आवश्यक है, सामंजस्य और आराम आवश्यक है। लेकिन बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन उस स्तर से ऊपर, उस सीमा से ऊपर, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। जैसे उस सीमा से ऊपर जैसे बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए क्या करता है? एक बाधा बन जाता है। इसके अलावे कि वो हमको मदद करे, वो क्या करता है? वो हमारे लिए बाधा बन जाता है। कौन? आराम। शारीरिक जो सामंजस्य और आराम जो है एक निश्चित सीमा तक ही होना चाहिए, लेकिन जैसे वो निश्चित सीमा से आगे बढ़ जाता है ना, द बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, मतलब वो मदद करने के बजाय हमें क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। देयरफॉर देखिए, द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड ए स्नीयर। करें इसीलिए असीमित संख्या में इच्छाएं पैदा करने और उन्हें संतुष्ट करने का आदर्श भ्रम और फंदा लगता है। ये जो है ना, देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ वांट्स, ये जो है ना मतलब न खत्म होने वाला जो बहुलता है चाहतों का, और खुद को सेटिस्फैक्शन, खुद को इच्छा और कहते हैं इच्छा को पूरा करने की जो भ्रम है ना, ये सब क्या है? एक भ्रम पैदा करता है और फंदा की तरह लगता है जो फंसाता चले जाएगा आपको। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वन फिजिकल नीड्स, कह रहे हैं क्या? जो संतुष्टि जो है ना किसी की, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। द सेटिस्फैक्शन वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, अ डेड स्टॉप बिफोर इट degenerate into physical and intellectual। कह रहे हैं क्या? किसी की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, यहां तक कि अपने संकीर्ण आत्म की बौद्धिक आवश्यकताओं को भी एक निश्चित बिंदु पर मिलना चाहिए, इससे पहले कि वह शारीरिक और बौद्धिक कामुकता में बदल जाए। मतलब यहां पे क्या कह रहे हैं? टर्न हो जाए किस चीज में? इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलंटियरनेस, कामुकता में बदल जाए। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंस सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्या?
अ मैन मस्ट अरेंज, एक मनुष्य को जरूर क्या करना चाहिए, एक मनुष्य व्यक्ति को अपने भौतिक और सांस्कृतिक, फिजिकल एंड कल्चर, जो अवो हवा है, मतलब सर्कमस्टेंसेज हैं, कैसा, तो भौतिक और सांस्कृतिक, एक मनुष्य का भौतिक और सांस्कृतिक मतलब जो फिजिकल सर्कमस्टेंस है और जो कह सकते हैं जो फिजिकल का सांस्कृतिक जो सर्कमस्टेंस है, इसको क्या होना चाहिए, खुद ही जरूर अरेंज में होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। इस सो दैट, काहे व्यवस्थित होना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जी कंसंट्रेटेड। करें क्या, ताकि एक व्यक्ति जो है अपना क्या करे हुए, उसे मानवता की सेवा में जो एनर्जी, हाँ, जो बाधा से वो बचे, जो ऊर्जा उसको बचे, जो ऊर्जा उसके पास हो, वो सारा का सारा ऊर्जा, सारा का सारा एनर्जी मानवता की सेवा में वो लगा सके। क्या करें, सभी ऊर्जाओं को मनुष्य की सेवा में, हाँ, जो बाधा से बचे, दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस, अपने आप को रोक ना पाए, अपने आप को बाधित ना कर पाए, किस चीज से, इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव की सेवा से, ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कॉन्सेंट्रेट करे, जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए, किस चीज पे, मानवीय सेवा पे होनी चाहिए। तो चलिए, ये था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का आखिरी। अब हम इस पर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और ऑब्जेक्टिव जितना भी बताएंगे ना, अगर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से अगर क्वेश्चन आता है तो उतना ही में से आएगा, 200% गारंटी है। हाँ, ये होता है, जितना एक बार बता देंगे इंडियन सिविलाइजेशन से, ऑब्जेक्टिव उतना ही, क्वेश्चन 2 नंबरी में भी जितना हम दे देंगे वीडियो में उतना ही रहेगा, और एक्सप्लेनेशन भी जितना जय गोलान हम एक्सप्लेन करके इसमें बता देंगे, और कैसे एक्सप्लेन होता है ये भी दिखलाएंगे हम। ठीक है, कुछ आइडियाज ऐसा देंगे जो अगर आपसे नहीं भी हो पाएगा तो 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन रहता है ना, 2 नंबर आपसे कोई नहीं छीनेगा, अगर लिख लीजिएगा तो 4 का 4 मिलेगा, गारंटी है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही।